हेलो नमस्कार साथियों, विश्वास क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो में कल अपनों ने मुग़ल साम्राज्य के बारे में बेसिक से जानकारी ली थी कि मुग़ल साम्राज्य कैसे इसकी स्थापना हुई, कौन था लोधी वंश का अंतिम शासक, कौन था जिससे बाबर ने युद्ध किया था, पानीपत का प्रथम युद्ध, उसके बारे में अपनों ने सारी जानकारी ली थी। मैं आज आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ, उसके बाद फिर अपन आगे बढ़ते हैं। बाबर अपने ने कल पूरा कल कर लिया था, इसके बाद आज हुमायूं पढ़ेंगे अपन। उससे पहले कल का रिवाइज करते हैं। जैसा कल मैंने आपको बताया था कि लोधी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोधी के साथ बाबर का युद्ध होता है पानीपत के मैदान में। पानीपत हरियाणा में स्थित है और वहाँ पर 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध होता है और इसी युद्ध से भारत में मुगल साम्राज्य स्थापित हो जाता है। इसी युद्ध में भारत में पहली बार तुलगमा युद्ध नीति से युद्ध बाबर ने जीता था और उसने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की। मैंने आपको यह भी बताया था कि अफगानिस्तान के परगना से आया था और ये समरकंद को जीतना चाहता था और समरकंद इसकी राजधानी, इसके पूर्वजों की राजधानी हुआ करती। मैंने आपसे एक और क्वेश्चन, अगर वो थोड़ा डेप्थ में जाएगा तो पूछेगा कि बताइए आपकी बाबर पितृपक्ष से और मातृपक्ष से कौन सा वंशज था और किसका वंशज था। तो मैं आपको बताता हूँ कि पितृपक्ष तैमूर लंग का 5वां वंशज और मातृपक्ष से चंगेज खान का 14वां वंश। ये क्वेश्चन 2 पॉइंट ऐसे हैं जो आपको किसी अभी तक आए नहीं है बट कभी भी आ सकते हैं, इसलिए नोट करना अति आवश्यक है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि बाबर की जो आत्मकथा है वो तुजुके बाबरी है, जिसको तुर्की भाषा में लिखा गया है और इसका फारसी में अनुवाद किया था अब्दुल रहीम खान खाना। अब आप बोलोगे अब्दुल रहीम खान खाना जो अकबर मुगल बादशाह अकबर के शासनकाल में उसके 9 रत्नों में से एक था, उसने इसका फारसी में अनुवाद किया था। उसके बाद में मैंने आपको बाबर के 4 युद्धों के बारे में बताया था और ये भी बताया था कि पानीपत के युद्ध से पहले बाबर ने भारत में 5 बार आक्रमण किया था और पहला आक्रमण उसका बाजौर पर आक्रमण था 1516 में किया गया था। उसके बाद 4 युद्धों के बारे में मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूँ, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने एक ट्रिक बताई थी आपको कि पानी पी के खाना खाया, चंदेरी की साड़ी पहनकर ऊपर से घाघरा पहन लिया। ये ऐसी ट्रिक है। अपने को तो क्या है कि बस ऐसा है कि क्वेश्चन याद होना चाहिए कि कैसा युद्ध याद करना है। बाकी ना साड़ी से मतलब है, ना घाघरा से मतलब है, ना खाना खाने से मतलब है। ठीक है, तो वो जैसा बताया था मैंने पानीपत का फर्स्ट युद्ध 1526 किसके साथ लड़ा था? इब्राहिम लोधी। आज पूरा नहीं बताऊंगा मैं, कल मैंने बता चुका हूँ इसके बारे में, आप पढ़ लीजिए, कल का वीडियो वापस देख सकते हैं आप। खानवा गई 1527 राणा सांगा। और इस युद्ध को जीतने के बाद राणा सांगा ने बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। तीसरा था चंदेरी। 1528। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि चंदेरी अशोकनगर में स्थित है और यहाँ पर जौहर कुंड भी स्थित है और मालवा और बुंदेलखंड का प्रवेश द्वार भी इसे कहा जाता है, ये भी मैंने कल आपको बताया था। और इसका अंतिम युद्ध था घाघरा में 1529 अफगानों के साथ। ये 4 युद्ध बाबर के अति महत्वपूर्ण हैं, इनको याद करना अति आवश्यक है क्योंकि इनसे प्रश्न पूछे जाने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। इसके बाद में अपना अगला शासक आता है, वो आता है हुमायूं। अब हुमायूं को शासन को समझने से पहले अपन इसके बारे में बेसिक सी जानकारी लेते हैं कि एक लेनपुल नामक विद्वान कहता है कि हुमायूं
जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए ही उसकी मृत्यु हो गई। ऐसा उसने क्यों कहा, उसके पीछे का रीज़न हम बताएंगे आपको और जानेंगे कि ऐसा है आखिर क्या यह सत्य है। तो हाँ दोस्तों, बिल्कुल ये सत्य है, क्योंकि हुमायूं ने भारत में मुगल साम्राज्य की 2 बार 2 अलग अलग समय में इसका शासक रहा है, क्योंकि ये 1530 में आता है और 1540 में एक शेर शाह सूरी आ जाता है। एक सूर्यवंश का जो शासक है, अफगान शासक शेर शाह सूरी, वो आता है और इसको भारत से भगा देता है और ये काबुल कंधार में जाके बस जाता है। वहाँ इसके भाई रहते हैं, उनका नाम कामरान है, हिंदाल है। उन भाइयों के साथ युद्ध करता है और उन भाइयों में भी विभाजित हो जाते हैं। तो कुछ क्षेत्र कामरान को मिलते हैं, कुछ हिंदाल को मिलते हैं, कुछ हुमायूं को मिलते हैं। तो ये वहाँ भी भटकता रहता है और कहा जाता है कि 1555 में फिर वापस आता है और वापस जो युद्ध करता है सरहिंद का युद्ध। सरहिंद के युद्ध में भारत में वापस इसकी पुनः इसकी यह स्थापित होता है और कहा जाता है कि फिर इसकी स्थापना होती है 1556 में। दीन पनाह नगर की स्थापना ये दिल्ली में कर चुका होता है और दीन पनाह नगर में पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर इसकी मृत्यु हो जाती है। देखो मृत्यु कैसी नसीब हुई, इसको सीढ़ियों से गिरकर मरा है। तो इसकी मृत्यु हो जाती है और कहा जाता है कि ये ज्योतिष में अधिक विश्वास करता था। एक कहा जाता है, एक विद्वान ने लिखा है इसके बारे में कि ये ज्योतिष का इतना प्रिय था कि सप्ताह के 7 दिनों में 7 अलग अलग रंग के कपड़े पहनता था रोज भाई। देखो भाई के जोश जुनून जज्बा तो देखो, भटकता फिर रहा है, ना शासक मिल रहा है ना साम्राज्य मिल रहा है, बट फिर भी अपने जो मनोरंजन के साधन है वो बिल्कुल बरकरार है, वैसा ही इसने किया है। और इसकी जो जीवनी लिखती है वो जीवनी है हुमायूं नामा, जिसको लिखती है गुलबदन बेगम, इसकी बहन, उसके द्वारा लिखी जाती है। तो दोस्तों ये जो पॉइंट मैंने बताए हैं ये इसके बारे में अपन नोट करते हैं। हुमायूं 1530 से 40, 1530 तो दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया है कि ये दो अलग अलग समय में शासन करने वाला एकमात्र मुगल सम्राट। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट हो जाता है इसके बारे में। इसके बाद मैंने आपको बताया है कि बुंदेलखंड के कालिंजर पर आक्रमण करता है। अब ये फैक्ट इतना इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसी फैक्ट के द्वारा जो आने वाला है, कौन आएगा, शेरशाह सूरी, शेर खां आएगा। और शेरशाह सूरी इस पर आक्रमण करता है और इस पर जब आक्रमण करता है तो उक्का नामक आग्नेयास्त्र चला रहा होता है और वो चलाता तो ऊपर है बट वो उसके ऊपर ही गिर जाता है और उसी से उसकी मृत्यु हो जाती है क्या। तो इसने इसका एक बारे में अगला फैक्ट है दीन पनाह नगर, कहाँ पे है, दिल्ली में, इसको स्थापित करता है। इसकी पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर इसकी मृत्यु हो जाती है। से गिरकर जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये भाई साहब ज्योतिष में बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं, तो अपन लिख लेते हैं उसको, ज्योतिष में विश्वास। अब ये बात कैसे साबित होती है, ये बात इससे साबित होती है कि ये पूरे सप्ताह के 7 दिन अलग अलग रंग के कपड़े पहनता है। सप्ताह के 7 दिन अलग अलग कपड़े पहनता था ये भाई।
ये इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, उसके बाद में अपन इसके युद्धों के बारे में चर्चा करते हैं, क्योंकि जो युद्ध लड़के गया था उसमें शेरशाह सूरी इसको हरा देता है और भारत से भगा देता है इसको। उसके बाद 15 साल तक ये वहाँ अफगानिस्तान काबुल में ही अपने भाइयों के साथ गृह युद्ध करता रहता है। एक टुकड़ा उसको मिल जाता है, एक टुकड़ा हिंदाल को मिल जाता है, एक टुकड़ा कामरान को मिल जाता है और एक आध टुकड़ा इनको भी मिल जाता होगा, तो ये वहीं भटकते रहते हैं। और लैनपुर का जो कथन है वो कथन इससे साबित होता है, और वो कथन भी अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि डायरेक्ट ही अनेक एग्जाम में वो कथन सीधे से पूछ लिया जाता है कि ये कथन किस मुगल बादशाह के बारे में कहा गया और किसने कहा है। तो लैनपुर का कथन, हुमायूं क्या कहा, जीवन भर लड़खड़ा था। जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए उसकी मृत्यु हो गई। यह भी कथन इसी के बारे में कहा गया है जो लैनपुर ने कहा। उसके बाद अपन बात की जाए कि इसका मकबरा कहाँ था, तो इसका मकबरा दिल्ली में स्थित हुमायूं मकबरा। अब इसका निर्माण किसने करवाया था, यह अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि अकबर इसका निर्माण करवाता है। और एक और फैक्ट इसके बारे में कहा जाता है कि भारत में संगमरमर से निर्मित प्रथम इमारत संगमरमर से निर्मित प्रथम इमारत हुमायूं का मकबरा। यह कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप नोट कीजिए इनको। उसके बाद में इसके युद्धों के बारे में आपको बताता हूँ कि कैसे चौसा का युद्ध लड़ता है, कैसे बिलग्राम का युद्ध लड़ता है, कैसे सरहिंद का युद्ध लड़ता है, और अंत में ये खत्म हो जाता है। उसके बाद आता है बिलग्राम या कन्नौज के युद्ध के बाद तो वैसे शेरशाह सूरी आता है, और शेरशाह सूरी 15 वर्ष तक भारत में मुगल साम्राज्य की जगह सूर्यवंशी को स्थापित कर देता है। उसके बारे में अपन जानकारी लेते हैं। तो दोस्तों बात है 1539। यह वह साल है जब यह चौसा का युद्ध कब हुआ था, 1539 में। किस किस के बीच में हुआ था यह युद्ध? होता है हुमायूं वर्सेस शेर खां। इसी को आगे चलकर शेरशाह सूरी कहा जाता है। इसका वास्तव में मूल नाम फरीद है, जिसके बारे में अपन आगे चर्चा करेंगे। बट इसके साथ होता है इसमें शेर खां हुमायूं को पराजित कर देता है। पर हुमायूं इस युद्ध में पराजित होने के बाद भी हार नहीं मानता है, और अगले ही साल 1540 में कन्नौज आप जानते हो, कन्नौज इत्र के लिए प्रसिद्ध है। कन्नौज इसी को बिलग्राम भी कहा जाता है। बिलग्राम का युद्ध होता है, और किसके बीच में होता है? इन्हीं दोनों के बीच में होता है। और इस युद्ध में शेरशाह सूरी हुमायूं को हराकर भारत से बाहर भेज देता है, भारत से निकाल देता है। फिर यह काबुल अफगानिस्तान में जाकर अपने भाइयों के बीच में कुछ अपने टुकड़ा, जो वहाँ का जो टुकड़ा था जमीन का, उससे छीनता है, और उनमें भी गृह युद्ध होते रहते हैं। खैर उन युद्धों से अपने कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो युद्ध अपने काम के नहीं है, वो युद्ध पूछे नहीं जाएंगे अपने को। ये युद्ध इम्पोर्टेंट है, ये पूछे जाएंगे। तो इस युद्ध के बाद हुमायूं को भारत से बाहर निकाल
अब भाई साहब ये 15 साल तक, ये 1540 से जो 1555 15 साल है ना, ये हुमायूं के ऐसे निकले कि ये यही जानता है ना, इसके भाइयों ने इसका साथ दिया ना, भारत में इसको साथ मिला, इधर उधर भटकता रहा। इसीलिए लेनपुल साहब ने वो कहा था। तो दोस्तों अपन अब बात करते हैं सूर्यवंशी के बारे में। उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आपको जो दिल्ली के जो मुग़ल बादशाह हैं उनके मकबरे याद करवा दिए जाए। तो दोस्तों वो मकबरे ऐसे हैं कि हर एग्ज़ाम में लगातार पूछे जाते हैं और पूछे ही जाएंगे। तो उसके बारे में जैसे कि पहला, बाबर, इसका मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो काबुल। कमेंट करके बताइए काबुल की राजधानी कहाँ है, या काबुल किस देश की राजधानी। दूसरा आता है हुमायूं। हुमायूं का मकबरा जैसे कि मैंने अभी बताया दिल्ली में स्थित है और अकबर साहब इसका निर्माण करवाते हैं। हुमायूं के बाद आता है अकबर। HAJS। अपन ऐसे याद कर सकते हैं इसको, भाई सो ये एक ट्रिक है। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, ऐसे याद कर सकते हैं इसको। और इसकी भी एक ट्रिक है, करी सर लाल। अकबर का मकबरा है सिकंदराबाद। उसके बाद में आता है जहांगीर। जहांगीर का मकबरा लाहौर। उसके बाद आता है शाहजहां। शाहजहां का मकबरा है आगरा। उसके बाद आता है औरंगजेब। इसका मकबरा है औरंगाबाद। बाबर का काबुल, हुमायूं का दिल्ली, अकबर का सिकंदराबाद, जहांगीर का लाहौर, शाहजहां का आगरा, औरंगजेब का औरंगाबाद। जैसा कि दोस्तों इतना इम्पोर्टेंट और इतना महत्वपूर्ण जो अपना सेशन चल रहा है, इस सेशन को आगे हम लगातार बढ़ाए रखेंगे। आपका प्यार और सपोर्ट भी हमारे ऊपर बनाए रखें। कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें और आगे आगे बढ़ाते रहें, क्योंकि आपका जो एक सब्सक्राइब है वो हमें काफ़ी मोटिवेट करता है। उस सब्सक्राइब के को कृपया लगातार शेयर करते रहें और हमें प्राप्त करवा दे रहा है आपका साथ। तो जैसा कि दोस्तों अपने मकबरे देख लिए हैं, आप इनको आराम से, जो ये ट्रिक है, ये ट्रिक अब अभी आपको लग रहा होगा कि सर ये कौन सी ट्रिक है, पर ये ट्रिक जब आप आज तो याद हो जाएंगे, बट 4 दिन बाद जब इनको देखोगे किसी एग्जाम में डायरेक्ट ही पूछ लेगा कि बताओ अकबर का मकबरा कहाँ है, तो आप देखोगे दिल्ली आगरा, दिल्ली आगरा, लाहौर, सिकंदराबाद, ऐसे आएंगे और ऐसे इतना कंफ्यूज होगा कि आपका 100% वो क्वेश्चन गलत होगा। इसलिए आपको ये ट्रिक याद करना अति आवश्यक है। कृपया ट्रिक को, वैसे मैं ट्रिक बताता नहीं हूँ क्योंकि ट्रिक अपने को भी सूझ इतनी पड़ती नहीं है, लंबी लंबी ट्रिक है, वो ट्रिक सूझ पड़ती नहीं है। बट अगर शॉर्ट ट्रिक मिल जाती है तो ठीक है, थोड़ा सोने पे सुहागा हो जाए और क्या। तो इसलिए कृपया देखते रहें। और अगर तो दोस्तों इनको आप नोट डाउन कीजिए, अपना सेशन आगे बढ़ाएंगे अपन। अब चलेंगे शेरशाह सूरी के ऊपर, नोट कीजिए इसको। वो बात दिखे वो मुझे तो
जैसा कि दोस्तों आपने नोट डाउन कर लिया होगा, अब हम बात करते हैं शेरशाह सूरी। यह सूर्यवंश का शासक, सूर्यवंश का शासक होता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, कन्नौज का युद्ध, भारत में कन्नौज के युद्ध से भारत में सूर्यवंश को स्थापित कर देता है। उसके बाद में इसके बारे में कुछ बेसिक सी जानकारी अपन बताते हैं, फिर उसके बाद अपन नोट डाउन कर लेंगे। इसका वास्तविक नाम फरीद हुआ करता है। बहार खान लोहानी जो सासाराम का एक शासक होता है, सासाराम का एक शासक बहार खान लोहानी, जो इसको शेरशाह सूरी की उपाधि धारण देता है। और इसी की मृत्यु के बाद, बहार खान लोहानी की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी से ही विवाह कर लेता है शेरशाह सूरी। और इसके अच्छे से अच्छे काम भी इसने कुछ करवाए हैं, जैसे कि इसने अपने जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड का स्थापना इसको बनवाता है ये, जिसको इसके शासनकाल में शेरशाह सूरी मार्ग कहा जाता है। परंतु एक ब्रिटिश गवर्नर जनरल आता है, उसका नाम लॉर्ड ऑकलैंड होता है, वो इसको ग्रैंड ट्रंक रोड या जीटी रोड इसको नाम देता है। उसके बाद में बात की जाए तो बुंदेलखंड के कालिंजर में जब ये युद्ध कर रहा था, तो उसी टाइम पे उक्का नामक आग्नेयास्त्र का ये प्रयोग कर रहा था, उसी में इसकी मृत्यु हो जाती है। ये अब इसके शासनकाल में मलिक मोहम्मद जायसी आते हैं, जिन्होंने इनका एक प्रसिद्ध ग्रंथ है जिसका नाम पद्मावत है, वो भी इन्हीं के समकालीन थे, इनके शासनकाल में आए थे। ये बेसिक सी जानकारी इनके बारे में नोट डाउन करते हैं। और इनका मकबरा अति इम्पोर्टेंट 3 स्टार 5 स्टार लगा सकते हैं आप, बिहार के सासाराम में इनका मकबरा है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें अपन नोट करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मूल नाम बुंदेलखंड अभियान, बुंदेलखंड के कालिंजर अभियान के दौरान उक्का नामक चला दिया करते हैं। शेरशाह सूरी महाराज ये पाकिस्तान के पेशावर से बंगाल, पश्चिम बंगाल इसका विस्तार है। और इसका नामकरण करता है लॉर्ड ऑकलैंड, जीटी रोड या इसको बोल सकते हैं ग्रैंड ट्रंक रोड, इसका नाम करता है लॉर्ड ऑकलैंड। इसके बारे में कुछ अन्य बातें, जैसे मैंने आपको बताई है कि मलिक मोहम्मद जायसी इसके समकालीन थे। मलिक मोहम्मद जायसी, इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है पद्मावत, इन्हीं के शासनकाल में लिखा गया है। इसके बाद में इसका मकबरा कई बार एग्जाम में पूछा गया है सासाराम में। और सासाराम कहाँ है आप बता सकते हो? बिहार। दोस्तों ये अति महत्वपूर्ण जानकारी है,
क्योंकि ये क्वेश्चन लगातार हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। कृपया पढ़ते रहें और अपना भविष्य, अपने माता पिता के ने जो सपना देखा है उनके सपने को, उनकी आंखों में खुशी के आंसू होने चाहिए। गम के आंसू तो अपन अभी 25 साल तक देते आए ही, क्योंकि वो हर रोज़ देखते हैं कि हमारा बेटा पढ़ेगा पढ़ेगा, जॉब लगेगा, नौकरी लगेगा, और उनकी आंखें इस खुशी के आंसू के लिए तरस गई है। तो कृपया पढ़े लिखे और उनको खुशी के आंसू महसूस कराएं। कृपया महिला मित्र से ध्यान रखें, दूर रहें, क्योंकि यह एक ऐसा दुष्प्रभाव सामने आ रहा है वर्तमान में, जिसकी वजह से भारतीय युवा पीढ़ी काफ़ी विचलित है अपने मार्ग से। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं जो मैंने आपको बताया है। इसको नाम दिया था शेरशाह सूरी बहार खां लोधी, बहार खां लोधी। और जब इसकी मृत्यु हो जाती है बहार खां लोधी, तब इसकी विधवा पत्नी से विवाह करता है शेरशाह सूरी। ये कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं जो इसके बारे में पूछे जाते हैं। इसके अलावा इससे कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा आपकी एग्ज़ाम में। इसके बाद में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि शेरशाह सूरी या सूर्यवंश का अंतिम शासक कौन था, तो वो आता है इस्लाम शाह। 2017 MPPSC के प्रीलिम्स के पेपर में ये एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न है कि सूर्यवंश का अंतिम शासक कौन था। इसका आंसर है इस्लाम शाह। तो कृपया ध्यान रखें और नोट डाउन करें और पढ़ाई करते रहें। सूर्यवंश इस्लाम अति इम्पोर्टेंट फैक्ट है। इसके बाद में आता है हुमायूं। एक बार फिर आता है वही हुमायूं जो अभी 15 साल पहले गया था ना, वही आता है। वो आता है और सरहिंद का युद्ध लड़ता है। सरहिंद के युद्ध को जीतकर भारत में मुगल साम्राज्य को वापस पुनः स्थापित कर देता है। सरहिंद हुमायूं भारत में पुनः मुगल साम्राज्य की स्थापना। तो दोस्तों, आज जैसा कि मैंने अपने पढ़ा है हुमायूं के बाद में शेरशाह सूरी, सूर्यवंशी, तो कृपया अपन इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि जो अपनों पढ़ा है वो तो तुम भूल चुके हो। जो मैंने पढ़ाया है, जो मैंने बताया है, वो तो आपके दिमाग से इधर से गया उधर से निकला, ऐसी कहानी है अपनी, इसलिए अपन एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि भारत में जो लोधी वंश था, अगर सल्तनत काल का अंतिम वंश था लोधी वंश। इसका जो अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी से पानीपत का युद्ध, जो हरियाणा में स्थित है, पानीपत का प्रथम युद्ध में बाबर जीत जाता है और भारत में मुगल साम्राज्य को स्थापित कर देता है। बाबर अफगानिस्तान के परगना से शासक था, और उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें, कुछ महत्वपूर्ण युद्ध मैंने आपको बताए थे, जैसे कि पानीपत का प्रथम युद्ध, चंदेरी का युद्ध, खानवा का युद्ध, घाघरा का युद्ध कब हुआ, किसके बीच हुआ, कौन जीता, क्या विशेषता, क्या महत्वपूर्ण रहा, ये सब मैंने आपको बताया था। उसके बारे में उसकी आत्मकथा तुझो के बाबरी, जो तुर्की भाषा में लिखी गई है, वो भी मैंने बताई थी। उसका पारसी में अनुवाद अब्दुल रहीम खान ने किया था, वो भी मैंने आपको बताया था। उसके बाद में दोस्तों आता है हुमायूं, जो उसका बेटा है। और हुमायूं के बारे में जैसा मैंने कहा है आपको कि इसकी ज़िंदगी, इसने साम्राज्य का भोग तो किया, बट इसको वास्तविक उपभोग कभी प्राप्त नहीं हो सका। क्यों नहीं हो सका, इसके बारे में मैंने आपको बताया है कि ये कभी आता है कभी चला जाता है, क्योंकि इसको शेरशाह सूरी नामक एक राक्षस मान सकते हैं, इसके लिए वो आता है और इसको भारत से बाहर निकाल देता है। और ये अफगानिस्तान में अपने काबुल में जाता है, वहाँ भी इसके 2 भाई रहते हैं,
कामरान, हिमलाल और भी कुछ रहते हैं, उनमें भी ये संघर्ष करता है और वो भी इसको वहाँ पर स्वीकार नहीं करते हैं कि तू तो अभी गया था फिर वापस क्यों आया है। तो वहाँ भी ये युद्ध करता है, कुछ एक आध हिस्सा इसको मिल जाता है और वहाँ भी छुपा छुपा मारा मारा फिरता रहता है। इसीलिए लैनकुल नामक विद्वान कहता है कि हुमायूं जिंदगी भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए उसकी मृत्यु हो गई। तो दोस्तों उसके बाद में मैंने हुमायूं के बारे में आपको बेसिक सी जानकारी दी थी कि ये ज्योतिष में विश्वास करता था, 7 दिनों में 7 अलग अलग रंग के कपड़े पहनता था। उसके बाद मैंने आपको बताया है कि जो हुमायूं नामा है वो इसकी जीवनी आत्मकथा नहीं है, जीवनी, क्योंकि आत्मकथा स्वयं द्वारा रचित होती है, बट ये जीवनी इसने स्वयं ने नहीं लिखी है, इसकी बहन गुलबदन बेगम इसको लिखती है। इसके बाद इसके मकबरे के बारे में मैंने आपको जानकारी दी है कि दिल्ली में इसका मकबरा है जिसका निर्माण कौन करवाता है, अकबर करवाता है। और अकबर भारत में संगमरमर से निर्मित प्रथम इमारत या प्रथम मकबरा यही है जो जिसमें वह संगमरमर का प्रयोग हुआ है। उसके बाद मैंने आपको शेरशाह सूरी के बारे में बताया जो सूर्यवंश को भारत में स्थापित कर देता है और इसका मूल नाम फरीद होता है, परंतु ये जैसे ही चौसा और बिलग्राम कन्नौज का युद्ध जीतता है तो इसको बहार खां लोहानी, बिहार का सासाराम का शासक बहार खां लोहानी इसको शेरशाह सूरी की उपाधि डाल देता है। और जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसकी विधवा पत्नी से इसका विवाह हो जाता है। दोस्तों उसके बाद में मैंने बताया कि भारत में शेरशाह सूरी मार्ग जिसको जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड कहा जाता है, इसका निर्माण भी इसी ने करवाया जो पाकिस्तान के पेशावर से बंगाल तक जाता है। उसका जो नामकरण है वो लॉर्ड ऑकलैंड करता है, ये भी मैंने आपको बताया। उसके बाद दोस्तों मैंने आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट इसके बारे में बताएं कि इसका मकबरा बिहार के सासाराम में स्थित है। तो दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट बातें उन्होंने इसके बारे में तुम्हें भी कर ली। अब अपना इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण शासक आता है अकबर। वैसे तो भारतीय इतिहास में अकबर को महान मुगल बादशाह कहा जाता है, महान मुगल सम्राट कहा जाता है, पर अपन इसको पढ़ेंगे कि क्या वाकई में इसने ऐसे काम किए, क्या वाकई में ये महान था, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। उसके बाद में विश्लेषण करेंगे कि क्या यह सत्य था। इसके 9 रत्नों के बारे में भी अपन जानकारी लेंगे और इसको वास्तव में पता देखते हैं कि इसका जो शासनकाल होता है वो 1556 से 1605 तक होता है, परंतु वास्तव में शुरू के 4 साल ये वास्तव में शासन इसका नहीं होता है, क्योंकि बैरम खां इसका शासन इसके अंगरक्षक के रूप में कार्य करता है और बैरम खां भी महामंगा नामक एक महिला के शासन के उसके अंतर्गत आता है। इसीलिए 1556 से 1560 ये इम्पोर्टेंट टाइम है, इसको पेटीकोट शासन के रूप में भारतीय इतिहास में जाना जाता है। आपसे पूछा जाएगा किस टाइम पीरियड को पेटीकोट शासन के नाम से जाना जाता है और क्यों? क्योंकि उसमें एक महिला महामंगा नाम की महिला तो उसका शासन अकबर के ऊपर प्रभुत्व रहता है, इसलिए उसको पेटीकोट शासन के नाम से कहा है। उसके बाद में 1562-73 उसके बाद दीन इलाही चलाता है, ये इबादत खाने की स्थापना करता है, जजिया करके समाप्त कर देता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट अपन चर्चा करेंगे उसके बारे में। तो भैया दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपन अकबर। जैसा कि दोस्तों इसका जन्म होता है 1542, हाँ 1542। जब 1556 में जब ये साम्राज्य में स्थापित होता है तब ये मात्र 13 साल का होता है, मात्र 13। तो जैसे ही हुमायूं युद्ध करता है तो हुमायूं के युद्ध होते हैं, सरहिंद के युद्ध में हुमायूं की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद उसका बेटा अकबर साम्राज्य पर मुगल शासक के रूप में गद्दी पर इसका शासनकाल 1556 से 1605। अब दोस्तों 1556 कुछ याद आया इस सन से आपको? ये वही सन था जिसमें भारतीय इतिहास में 3 महत्वपूर्ण युद्ध लड़े गए हैं। पहला युद्ध जो पहले लड़ चुका है, उसके बाद में दूसरा युद्ध होता है पानीपत हरियाणा, अभी बताया मैंने। पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है और द्वितीय युद्ध पानीपत का द्वितीय युद्ध करता है ये हेमू के साथ अकबर।
हेम कहा जाता है कि विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन था? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है जो पूछा जाएगा। तो उसका नाम है हेम। पानीपत। हाँ, 1556 अक्टूबर। वास्तव में अकबर इसका नेतृत्व नहीं करते, वो इसका नेतृत्व करता है बेरम का। विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला अंतिम काफी महत्वपूर्ण है। 5 स्टार लगा लीजिए, इसके लायक है यश। आप इसको नोट डाउन कीजिए, उसके बाद में अपन अकबर के बारे में अच्छे से बेसिक से जानकारी लेते हुए अच्छे से काफ़ी अच्छा लेवल तक पढ़ेंगे। क्योंकि अगर मुग़ल साम्राज्य से अगर कोई क्वेश्चन उठ के आएगा तो सबसे पहले अकबर से ही आएगा, और उसकी संभावना है कि अकबर से पूछेगा, क्योंकि इसने कुछ अच्छे कार्य भी किए। तो आप नोट डाउन कीजिए, उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आज आप लोगों ने नोट किया होगा। तो दोस्तों मुझे कुछ आवश्यक कार्य आ जाने के कारण मुझे भी अभी बाहर जाना पड़ेगा, इसलिए दोस्तों कल अपन आगे कंटिन्यू करते हैं इस लेक्चर को। अकबर के बारे में कुछ अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे और अच्छे से अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को आगे बढ़ाइए तो और हमें मोटिवेट करते रहिए। क्योंकि एक आपका एक शेयर, एक लाइक, एक सब्सक्राइब हमें वो मोटिवेशन प्रदान करता है, जिससे कि हम अच्छे से अच्छी लेवल का कंटेंट आपको उपस्थित करवाएं, प्रदान करवाएं, ताकि आप पढ़ लिख के और अपनी जॉब को सुरक्षित, अपनी एक पद को सुरक्षित कर पाए। दोस्तों कल मैं आपको मुग़ल साम्राज्य के बारे में अभी तक के जो हमने 3 शासक पढ़े हैं उनसे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको भी बताऊंगा, ताकि अपने को अनुमान लगता रहे कि हाँ क्या वास्तव में ये क्वेश्चन आते हैं। बिल्कुल, क्योंकि ये हर किताब में लिखा है, हर ग्रंथ में लिखा है, नोट्स में लिखा है, हर जगह लिखा है ये कंटेंट। पर क्या कंटेंट जो अपन पढ़ रहे हैं वो एग्ज़ाम के लिए सफिशिएंट है, क्या एग्ज़ाम में आएगा, ये अति महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों इसीलिए अपन बरकरार रखें अपने चैनल को, और अपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।